हेलो। हेलो। चलिए भाई शुरू करते हैं। कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करनी है आज ना। चैप्टर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एंड डिफरेंशियबिलिटी हो चुका है, कॉन्टिन्यूटी बचा है। क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो, मैं अगर एक्सरसाइज पे जाऊं, एक रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या कर लिया इस चैप्टर के अंदर। तो मुझे बताओ हमने क्या क्या पढ़ा है। 5.2 इज अबाउट द बेसिक डिफरेंशिएशन, जहां पर आप सीखते हैं कि भैया क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ये सब क्या है ना। 5.3 में भी आप ऐसी कुछ चीज सीखते हैं, बस इसमें तुम्हें वो लॉग के बारे में बताना शुरू करता है कि लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, एक्सपोनेंट के बारे में बताना शुरू करता है। मतलब पहली 3 एक्सरसाइज में ना सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बेसिक डिफरेंशिएशन डेवलप करना सिखाया गया है। बेसिक डिफरेंशिएशन में आता है आपका क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ये सब बातें आती है ना। तो ये सब पहले 3 एक्सरसाइज में सिखाया जाता है। उसके बाद 5.5 याद करिए, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल को सॉल्व करने का एक तरीका था। ये था पैरामीट्रिक इक्वेशंस, मतलब जिसमें एक्स भी दे दिया और आपको वाई भी दे दिया किसी और चीज की टर्म्स में, टी की टर्म्स में। तो पहले तुमने dx बाई dt निकाला, dy बाई dt निकाला, बाद में उनको डिवाइड कर दिया और dy बाई dx आ गया। 5.7 इज अबाउट द डबल डेरिवेटिव्स, है ना, डबल डेरिवेटिव्स। लेकिन कुल मिला के पता लग रहा है बहुत ज्यादा कुछ भी डिफरेंशिएशन के अंदर है नहीं, ये डेरिवेटिव्स पूरा होता है यहाँ पर। उसके बाद मिसलिनियस में जो क्वेश्चन है वो बनाने हैं, लेकिन हमने यहाँ तक के क्वेश्चन सारे बना लिए। अब हमें करना क्या है इसके बाद हमें स्टार्ट करनी है कॉन्टिन्यूटी एक्सरसाइज ना। 5.1 एक्सरसाइज जो है इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी, ये शुरू करना है बच्चों। उसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्टिन्यूटी देखते हैं एक बार। कोई आया? चेयर हटा दो वहां से, मुझे दिक्कत करेगा बार बार ये। वहीं चेयर ले लो, आप इस पे आ जाओ भवेश। आज ये चेयर्स बच्चों ने पता नहीं कैसे पैक करके रख दी। बैठ जाओ, कोई नहीं, पीछे बैठ जाओ। इस आगे आना है तो आगे आ जाओ, यहाँ डाल लो चेयर्स। लक्ष्य एक बार थोड़ा रास्ता दे दे, एक बार थोड़ा बचे बच के आने से। हाँ बस ठीक है, अब बैठ जाओ। सोनाली क्लास का मोड, सोनाली है, कनिका, सोनाली कनिका सब एक से लगते हैं। लाइट और बंद कर दो पीछे वाली बस, ठीक है। बस ठीक है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट कॉन्टिन्यूटी। अब आज हम कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हालांकि 11th क्लास में भी ये टॉपिक था, मैंने 11th में भी सेम समझाया गया होगा, दोबारा मैं बिल्कुल बेसिक से ही समझाऊंगा इस चीज़ को। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, 15-20 मिनट लगेंगे उस कॉन्सेप्ट को समझने में कि कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअली में। उसके बाद हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। हालांकि जो कॉन्सेप्ट है उसका पेपर से कोई लेना देना नहीं कि पेपर में वो आएगा कि नहीं आएगा। पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन करना आता है, काम बन जाएगा। लेकिन बात वही है कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आना काफी नहीं है, आपको क्वांटिटी का एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। सो मैं बताता हूँ क्वांटिटी है क्या। जैसे इसका नाम पता लग रहा है, क्वांटिटी का मतलब निरंतरता, है ना। हिंदी में अगर बोले तो कोई चीज जो लगातार चलती रहे उसको बोलो क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस। और किसी में अगर ब्रेक्स हैं, कहीं पर ब्रेक्स है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, इट में भी डिसकॉन्टिन्यूस, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो अब कॉन्टिन्यूटी का पता कैसे लगता है, तो मान लीजिए बच्चों ये ग्राफ है, ये मान लो वाई एक्सिस है और ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है। दिस इज वाई, दिस इज एक्स। और अगर मैं आप लोगों को किसी भी चीज का ग्राफ बनाने को बोलूं, लेट अस से मैंने आपको बोला कि y इज इक्वल्स टू में x का ही ग्राफ बनाना है, या y इज इक्वल्स टू में मान लो 2x प्लस 5 का बनाना है, तो आप लोगों के लिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, या है? कैसे बनाते थे याद करो, 10th क्लास के अंदर तुम लोग ये करते थे कि सर कुछ तो नहीं है, x को 0 रखा y 5 आ गया, फिर सर हमने x को 1 रखा y 7 आ गया, ऐसे ही x को 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से चल रहा है सर। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो बोलूंगा 0 पर कितना, बोलो 5, तो 1 2 3 4 5, 0 पर 5 ये रहा,
6 7, तो 1 पर 7 ये रहा, फिर 2 3 4, 2 पर 9 ये रहा। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो लाइन कुछ मेरी इस तरीके से पास आउट होगी, समझना पूरी बात में, से कुछ इस तरीके से जाएगी ऐसे करके। अब ये लाइन में जितनी मर्जी आगे ले जाऊं, जितनी मर्जी पीछे ले जाऊं, बोलो क्या रहेगी? कॉन्टिन्यूस रहेगी। कॉन्टिन्यूस क्यों? क्योंकि कहीं से भी देख लो, मतलब कहीं पे भी इस लाइन पे ब्रेक नहीं आने वाला। क्यों? 2 पे भी वैल्यू मिलेगी, 3 पे मिलेगी, 4 पे मिलेगी, हर जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, माइनस में भी कुछ ना कुछ मिलेगा आप लोगों को। इस तरह के कोई भी कर्व जिसमें ब्रेक कहीं नहीं है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। मैं थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ, चिंता मत करिए, पूरी बात समझिएगा। फिर मैंने क्या समझा बच्चों कि जरूरी नहीं कि ऐसी इक्वेशंस हो। अच्छा, मैं y जो होता है वो एक तरीके से फंक्शन ऑफ x होता है, क्योंकि उसकी फंक्शनिंग किस पे डिपेंड कर रही है? x पे। यस, यहाँ पर तो मैं इसको बच्चों fx भी लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? बोलो fx। तो जनरली बुक्स हमेशा fx ही लिखती है, इसलिए मैं इसको fx ही लिख देता हूँ कि y इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ x, तो इट कैन बी रिटन एज fx ना। तो fx हो गया 2x + 5, मैंने इसका ग्राफ बना दिया। अभी कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? अभी तो दिख रहा है कि हर जगह पर बोलो क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। बट मुझे कैसे पता लगेगा कॉन्टिन्यूटी किसी चीज में है भी या नहीं भी? समझने की कोशिश करनी है। तो मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूं। मान लो एक और ग्राफ समझ लेते हैं, y इज इक्वल टू में, या मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं। कभी कभी ये क्या बोलेगा आप लोगों को? कहेगा कि भाई जो fx है ना वो है 2x + 5, या कुछ और चीज ले लेते हैं, थोड़ा छोटा वैल्यू ले लेते हैं, x + 2 when x is lesser than 3, when x is lesser than 3, या मान लेते हैं 4, कुछ भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। And when x is greater than equal to 4, the graph is according to the value, इसमें ले लेते हैं x स्क्वायर, कुछ ऐसे ले लेते हैं। समझने की कोशिश करना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब समझो पहले क्या है। इसका मतलब ये है कि जब तक x की वैल्यू 4 से छोटी रहेगी, जो y की वैल्यू है, fx मतलब y की वैल्यू है, वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी? x + 2 के अकॉर्डिंग। y होगा x + 2, और जैसे ही वैल्यू x की 4 या 4 से बोलो क्या होगी? बड़ी। अब y की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी? बोलो x स्क्वायर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? बोलो। समझो इस बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये वाली बात आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। सो फोकस करना है आप लोगों को। क्या बोला गया है कि जब तक x की वैल्यू 4 से छोटी है, मान लो 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, कुछ भी है, तब तक y की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी? x + 2। और 4 या 4 के बाद के लिए बोलो y की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी? x स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो ये आपसे पूछेगा कि बताइए ये ग्राफ जो है, ये जो हम इसका फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, ये कॉन्टिन्यूस बनेगा या डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा 4 पे? देखिए 4 वाला पॉइंट ना बड़ा स्पेशल है। ऐसा क्यों है जरा बताओ? 4 वाला पॉइंट बड़ा स्पेशल क्योंकि 4 से पहले ये ग्राफ किसी के अकॉर्डिंग बन रहा है, और 4 के जस्ट बाद ये ग्राफ किसी और फंक्शन के अकॉर्डिंग तैयार हो रहा है, ठीक है ना। जल्दी आओ सुमित। पूरी बात समझ में आएगी अगर तुमने ढंग से सुना तो, ढंग से, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। अगर आपने ढंग से नहीं सुना फिर दिक्कत लगेगा, ठीक है ना। सो उसने बस इतना बोला है आप लोगों को कि मेरा जो ग्राफ बनेगा ना, मेरा जो फंक्शन बनेगा, जब तक x की वैल्यू 4 से छोटी है इसके अकॉर्डिंग बनेगा, और जैसे ही x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होगी इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो यार मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना, 1 2 3 4, और ये 5, और ये 6, और ये 7, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि 4 से पहले पहले की कोई वैल्यू रखूंगा तो किसके अकॉर्डिंग y आंसर देगा जरा बताओ? ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। और अगर मैं 4 से आगे जाऊंगा तो किसके अकॉर्डिंग आएगा? बोलो x स्क्वायर के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आती है? अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाता हूं तो मुझे ग्राफ किस तरह का मिलेगा? जैसे मुझे बताओ x को 0 रखना है, मुझे x को 0 रखना है, तो कौन सी वैल्यू आएगी y की? बोलो जब तक x 4 से छोटा है तो y का वैल्यू किसके अकॉर्डिंग मिलेगा? x + 2। तो जैसे ही मैंने x को 0 रखा, y मुझे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो 1 2 यहां मिलेगा मुझे कुछ ना कुछ। x को 1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 3, x को 2 रखूंगा तो मिलेगा 4, x को 3 रखूंगा तो मिलेगा 5। अरे कुछ ऐसे तो मिलने वाला है, 3 रखूंगा तो 5 आएगा, और 3.99 रखूंगा तो मैं यहाँ पर वैल्यू मार्क कर देता हूँ 1 2, ये सिर्फ समझने के लिए याद रखना है। मैं 4 और ये 5 और ये बोलो कितना आएगा? 6। तो मैं 4 पूरी रख नहीं सकता, बिकॉज 4 रखूंगा तो वो आंसर इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, x स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो ये कितने तक आएगा? 3.999 तक भी आएगा कि नहीं आएगा? तो 3.999 पे कितनी वैल्यू आएगी? 3.999 + 2, 3.999 + 2, तो बेसिकली कितना आएगा? 5.99। तो मतलब लगभग ग्राफ यहां तक जाएगा, उसके 5.99 तक। तो मतलब कि ये लाइन कुछ ऐसे जाने वाली है, लाइन कुछ ऐसे जाने वाली है 4 तक। कितने तक बोलो? 4 तक, या 4 से जस्ट पीछे तक, 3.99 तक। लेकिन आप मुझे बताओ जैसे ही x की वैल्यू 4 होगी, मुझे बताओ y कितना हो गया? फटाफट से बताओ, जैसे x की वैल्यू 4 हुई y कितना हो गया? 4 का स्क्वायर कितना होगा? बोलो 16। कितना हो गया? अब 16 कहां मिलेगा जरा बताओ? 16 कहां मिलेगा? बताओ 16 कहां मिलेगा? जैसे ही x की वैल्यू 4 हुई, इसने कहा कि भैया ये तो रिजल्ट एकदम बदल गया। बोलो कितना रिजल्ट आ गया? 4 करते के साथ ही अब कितना रिजल्ट आया? बोलो 16 आया। 3.999 तक कितना था बताओ जरा? 6 था। 6 मतलब मान लो 5.999 था।
और मैं बोल रहा हूँ कि 4 करते के साथ ही वैल्यू कितना हो गया बताओ जरा, 16 हो गया। अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करने लग जाऊं तो मुझे पता लगेगा हिसाब किताब बहुत बदल चुका है कि 4 पे सीधा 16, 16 कहीं ना कहीं ऊपर तो होगा ना, 7 8 9 10 ऐसे करके कहीं ना कहीं 16 होगा। तो भैया 4 पे सीधा वैल्यू बोलो कितनी हो गई, 16। और आप जानते हैं 5 पे कितनी हो जाएगी, 25, फिर 6 पे कितनी हो जाएगी, 36। तो ऐसे आगे चलेगा जरूर, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर एक सडन ब्रेक है ग्राफ के अंदर, ग्राफ के अंदर एक सडन ब्रेक है। मैं बताऊंगा इसका एक एक्चुअल तरीका क्या करना है हमें क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर वो किसी क्वेश्चन में ऐसा बोले कि भैया हमारा जो फंक्शन है ना वो इस वैल्यू से पहले तो इसके अकॉर्डिंग है और इस वैल्यू के बाद इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो एक तरीका तो ये कि मैं ग्राफ बना के देखूंगा उस वैल्यू तक जिसके लिए बात करेगी इससे पहले तक इसके अकॉर्डिंग तो मैंने बनाया, और फिर इसके बाद इसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया, और मैंने देखा जहां पर ये फंक्शन चेंज हुए थे वहां पर कोई सडन ब्रेक तो नहीं है। तो यार बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 4 से जस्ट पहले यानी 3.999 पर फोकस करना, 3.999 पर वैल्यू जो आ रही थी वो ये आ रही थी, और जस्ट 4 करते ही 4.001 करते के साथ ही वैल्यू एकदम से बहुत बड़ी होगी। ऐसा किसी भी कंटिन्यूअस ग्राफ में नहीं हो सकता। किसी भी कंटिन्यूअस ग्राफ में मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर कोई भी ग्राफ कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब ऐसा चल रहा है, ये कंटिन्यूअस ग्राफ्स होते हैं क्लास, ये कंटिन्यूअस ग्राफ्स होते हैं। अगर मैं किसी भी कंटिन्यूअस ग्राफ में हूं और मुझे भैया वो पता है कंटिन्यूअस है, तो मान लो 4 पे बात करेंगे ना, तो 4 पे जो वैल्यू होने वाली है समझिएगा, यश इधर थोड़ा इधर साइड हो जाओ, थोड़ा साइड होके देख यश को, यश बिल्कुल ढक गया तेरे पीछे, बॉडी दिख रही है उसकी साइड से। सुनो, 4 पे जो वैल्यू आ रही है ना, 4 के जस्ट पीछे भी वही वैल्यू मिलनी चाहिए और 4 के जस्ट बाद भी। देखिए अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, अगर ग्राफ बोलो क्या है, तो 4 से जस्ट पीछे यानी 3.999 पर और 4 के जस्ट बाद यानी 4.0001 पर जो वैल्यू होगी लगभग क्या होगी, सेम होगी। अगर ग्राफ कैसा है बोलो, कॉन्टिन्यूस है। क्योंकि अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूस चल रहा है तो इतनी सी वैल्यू में कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं है तो मैं जरूर कहूंगा कि 4 से जस्ट पहले, 4 से जस्ट पहले और 4 के जस्ट बाद जो वैल्यूज है बोलो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्या होंगी बोलो? और ये 4 पे चेक करना क्यों जरूरी है? जिस पर उसने बोला कि फंक्शन ने अपनी वैल्यू चेंज करी है, फंक्शन ने अपनी वैल्यू चेंज करी है, पहले इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था, अब इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। मैं 4 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका मतलब, क्योंकि 4 से पहले वो किसी के अकॉर्डिंग थे, 4 के बाद किसी के अकॉर्डिंग, तो फंक्शन कहां पर बदल सकता है, अपने आप को डिसकंटिन्यूअस कर सकता है 4 पे। कहां पर बोलो? तो मैंने 4 के जस्ट पहले वैल्यू चेक कर लूंगा। मैं ग्राफिकल तरीके से हर बार नहीं जाऊंगा, मैं मैथमेटिकल अप्रोच लगाऊंगा। और वो मैथमेटिकल अप्रोच क्या है मेरी, मैं कहूंगा 4 पे देखूंगा भैया, और 4 के एक बार जस्ट पहले वैल्यू देखूंगा, 4 के एक बार जस्ट बाद में। 4 के जस्ट पहले देखी तो मैंने देखा भाई इसके अकॉर्डिंग आंसर कुछ और आएगा, 6 आएगा। और 4 के जस्ट बाद देखूंगा इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा, बोलो 16। मैंने कहा बराबर नहीं आ रहे। अब बराबर नहीं आ रहे, 4 के जस्ट पहले और 4 के जस्ट बाद बराबर वैल्यूज नहीं मिल रही मुझे आएगी, इसका मतलब वो ग्राफ वहां पर बोलो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या बोलो? इसका लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तुम लोगों को, नहीं आया समझ में, है ना? और अगर वो ग्राफ रियलिटी में कॉन्टिन्यूअस हुआ तो 4 के जस्ट पहले और 4 के जस्ट बाद जो वैल्यूज मिलेंगी वो वाई की वैल्यू देखो लगभग क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। अरे नहीं आ रही बात समझ में? कोई यूं कहेगा कि सर ये तो आपने ऐसा जानबूझ के बना दिया, अगर आप ऐसा बनाओगे तो, अगर आप ऐसा बनाओगे तो। अरे बच्चों मैं ऐसा भी अगर बनाऊंगा, मैं ऐसा भी अगर बनाऊंगा तो 4 से जस्ट पहले ये लिमिट्स के अंदर बात करी जाती है ना, तो अप्रोच टू जीरो कर जाता है कि मतलब कि 3.9999 की बात कर रहे हैं और यहाँ पर 4.001 की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ जरा दोनों पे जो y का वैल्यू मिलेगा बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर ग्राफ कैसा है बोलो, कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है उस पॉइंट पे तो इससे पहले कुछ और वैल्यू होगा और इसके जस्ट बाद कुछ और वैल्यू हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, अगर आप समझ पाए तो मेरे पास एक और एग्जांपल है। मान लीजिए, इसको छोटा कर देता हूं, पहले समझने के लिए तैयार रहिए दिमाग में कि भैया हमें ये समझना किस तरीके से, उसके बाद बात बनेगी। तो मैंने बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास एक फंक्शन है एंड दिस इज गाइज 2x एंड दिस इज x स्क्वायर, x इज लेसर देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। अगर अब मैं देखूं तो मुझे बताइए 2 से पहले इसके अकॉर्डिंग बनेगा और 2 के बाद इसके अकॉर्डिंग वैरी करेगा। ये तो मतलब है ना, 2 के पहले इसके अकॉर्डिंग और 2 के जस्ट बाद उसके अकॉर्डिंग। पहले मैं ग्राफिकल तरीके से चलता हूं, तो अगर मैं ग्राफिकल तरीके से जाऊं तो मेरे को पता है कि मेरे लिए बड़ा स्पेशल पॉइंट कौन सा, बोलो 2, क्योंकि 2 से पहले तक तो एक ही फंक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, और 2 के जस्ट बाद वो एक अकॉर्डिंग चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। लेकिन बड़ा स्पेशल पॉइंट जो है वो कौन सा है बोलो? वो है बड़ा स्पेशल पॉइंट x इक्वल टू 2, क्योंकि वहीं पर उसने अपना फंक्शन बोलो क्या करा है, अपनी जो वेरिएशन है y के अकॉर्डिंग वो चेंज करे। पहले वो उसके अकॉर्डिंग बदल रहा था, वो उसके अकॉर्डिंग। तो हमें देखना है कि कहीं 2 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं हो गया, कि 2 से जस्ट पहले जिसके अकॉर्डिंग बन रहा था उसने कुछ और वैल्यू दे रहा और 2 के जस्ट बाद उसने कुछ और वैल्यू दे दी हो, तो वहां पर ब्रेक नहीं आना चाहिए ना। तो देखते हैं ब्रेक आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो गाइस जैसे मुझे बताओ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके कुछ मान लो जैसे भी है ना। सो मुझे तुम ये बताओ
जीरो पर कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। एक पर कितना मिलेगा, दो आ जाएगा। एक पर कितना आ जाएगा, दो। दो पर कितना आ जाएगा, चार। अरे नहीं आ रहा समझ में यार, दो पर कितना आ जाएगा। अब दो पर चार कैसे आएगा सर, दो तो ले ही नहीं सकते, दो तो ले ही नहीं सकते। अरे बच्चों 1.999 भी सोच लो, तो 1.999 इंटू दो, एक तरीके से 3.999 जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। 1.999 ले लेता हूँ वैल्यू, क्योंकि x छोटा है, मतलब x की वैल्यू दो से छोटी होगी तभी ले सकते हो ऊपर वाला। सो 1.999 भी ले लो, तो x की वैल्यू 1.999 ले ली, इंटू दो करा तो 3.999 आएगा। करके देख लो आप लोग, तो 3.999 आएगा तो किसके पास आएगा बोलो, किसके पास आएगा बोलो, इसी के पास। अब जस्ट दो पे कितना मिलेगा, दो का स्क्वायर, यानी बोलो कितना, चार। अरे नहीं आ रहा समझ, तो दो के जस्ट पहले भी वैल्यू लगभग चार है, और दो पर भी कितना बोलो, चार है। और 2.0001 भी लूंगा ना, 2.0001 भी लूंगा, तो 2.0001 का स्क्वायर भी है लगभग कितना आएगा, चार ही आएगा। तो मुझे पता लगा कि इस एग्जैक्टली दो से जस्ट पहले जो फंक्शन चल रहा था उसके अकॉर्डिंग भी वैल्यू सेम है, और दो के जस्ट बाद जो फंक्शन चल रहा है उसने भी वैल्यू बोलो कैसी थी, सेम थी। इसका मतलब ये ग्राफ कहीं ना कहीं यहाँ वाली लाइंस पे जुड़ा हुआ है, जैसे मर्जी बने लेकिन जुड़ा हुआ है। आगे चल के ऐसे बन जाता है, 3 पे 9 दे देता है, 4 पे 16 दे देता है, लेकिन ये ग्राफ यहाँ पर टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है। बोलो क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये कैसे ब्रेक पता लगा, एक सडन ब्रेक आया बच्चों, क्योंकि चार से जस्ट पहले जो है वैल्यू थी 6, और चार के जस्ट बाद वैल्यू एकदम से कितनी चलेगी, 16। तो इतने से गैप के अंदर वैल्यू इतना बड़ा सडन ब्रेक दे रही है, इसका मतलब वहां पर कंटिन्यूटी नहीं है। नहीं आया समझ में। अब देखो पेपर में क्या करना है, पेपर में कोई ग्राफ बना के तो देखना नहीं, पेपर में कोई बच्चा इस तरह का अप्रोच इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बताता हूँ बच्चों को कि बच्चों एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कंटिन्यूटी का, वो आपको क्लियर हो जाए। और क्यों बार बार आपका एग्जामिनर या आपके जो टीचर्स हैं वो आपको ये बोलते हैं बच्चों एक बार एलएचएल निकालो, एक बार आरएचएल, वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि चार के जस्ट पीछे वैल्यू निकालो, चार के जस्ट आगे निकालो। अगर बराबर आ जाए तो बच्चों कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, और अगर बराबर ना आए तो डिसकंटिन्यूस है। यही 11th में भी करा था, भूलिए मत। कॉन्टिन्यूटी वाली एक्सरसाइज मैंने कराई थी क्लास में, तो मैं ये बोलता था बच्चों दो है ना, तो दो के जस्ट पहले वैल्यू चेक करो और दो के जस्ट बाद वैल्यू चेक करो, दोनों में वैल्यू चेक करो। अगर वैल्यू बराबर आ गई, अगर वैल्यू बराबर, इसका मतलब वहां पर ब्रेक नहीं आया, कंटिन्यूस है। और अगर बराबर ना आया एलएचएल आरएचएल, तो बोलेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द फलाना पॉइंट, जो भी फलाना पॉइंट जिसका आप चेक कर रहे हैं। नहीं है बात समझ में। तो अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका क्या रहेगा, तो मैं एग्जैक्ट अप्रोच आपको लेके चलता हूं, एग्जैक्ट अप्रोच पे लेके चलता हूं। जैसे कि मान लो मुझे ये वाला क्वेश्चन करना था, पहले वाला, ये वाला करना था। सो मैं इसको, रुको रुको, चलो ये क्वेश्चन आया भाई आप लोगों को एग्जाम में, और इसके क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, ऐसे लिखा हुआ आएगा, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x2। x2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो इस फंक्शन की। और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, अगर वो ना भी बोले ना कि दो पे चेक करना है, तो भी आपको कितने पे चेक करना है, दो पे ही करना है, क्योंकि दो से जस्ट पहले और दो के जस्ट बाद ही उसने अपने फंक्शंस को क्या करा है, चेंज करा है। तो दो पे ही इसके डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस हैं। क्लियर होता है कि नहीं होता। सो गाइस करना क्या है, आप लोग बोलेंगे हम चेकिंग कर रहे हैं एट x इक्वल टू 2 पे। चलो भाई लिखिए मत बच्चों, लिखने में ज्यादा ध्यान मत दीजिए, समझने में ध्यान दीजिए। मैं x इक्वल टू 2 पे चेक करूंगा, और मैं 2 पे क्या करूंगा, उसकी जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा, और बोलो क्या चेक करूंगा, राइट हैंड लिमिट। ये क्या है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं 2 के जस्ट पहले वैल्यू चेक करूंगा और 2 के जस्ट बाद। अगर वैल्यू सेम मिल गई तो इसका मतलब वो तभी संभव है जब वो ग्राफ कॉन्टिन्यूटी में चल रहा हो, तभी वो 2 के जस्ट पहले और 2 के जस्ट बाद जो वैल्यू क्या देगा, सेम देगा। और अगर वो डिसकंटिन्यूअस हो गया होगा ना इस पॉइंट पे, तो 2 के जस्ट पहले कुछ और वैल्यू दे देगा, 2 के जस्ट बाद कुछ और वैल्यू दे देगा। इज दिस फाइन टू यू और नॉट गाइस। नहीं आ रहा समझ में। अब लिमिट जैसा कुछ तो पढ़ा था ना 11th क्लास में, ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल 11th क्लास कुछ ना बताओ। सो गाइस फोकस करिएगा, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मैं बोलूंगा कि मैं निकाल रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। देखिए भाई 2 माइनस का मतलब -2 बिल्कुल मत कंसिडर करिएगा। इस 2 के सर के ऊपर माइनस का मतलब होता है 2 से जस्ट पीछे वाली वैल्यू पे चेक करने वाला हूं, यानी 1.999 पे चेक करने वाला हूं। 2 प्लस का मतलब क्या रहता है, 2 प्लस का मतलब क्या रहता है, 2 के जस्ट बाद वाली वैल्यू, जस्ट बाद वाली वैल्यू। अरे नहीं आ रहा समझ। सो मैंने 2 के जस्ट पीछे में चेक कर रहा हूं fx का वैल्यू। लिखो मत, समझो तरीका लिखने का, समझो। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, मतलब कि 2 इस फंक्शन की वैल्यू में 2 से जस्ट पीछे चेक कर रहा हूं। सो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब बताओ 2 से पहले, 2 से पहले फंक्शन किसके अकॉर्डिंग वैल्यूज दे रहा है, बोलो 2x। तो आप फंक्शन की वैल्यू डालेंगे, बोलो कितनी, 2x। कि भैया 2x की वैल्यू चेक करेंगे हम कितनी आएगी जब मेरी वैल्यू x की 2 से थोड़ी सी कम होगी। नहीं आया समझ, पक्का नहीं आया समझ में, दोबारा बोलूं, पक्का। अच्छा चलो अब सुनो, अगली बात सुनो। अब आपको मतलब समझना बहुत जरूरी है कि जब कोई लिखता है ना कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, x टेंड्स टू 2 माइनस, तो आपको मतलब पता होना जरूरी है कि इसका मतलब -2 बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है ना वो 2 माइनस सम h है, 2 माइनस सम, 2 में से कुछ घट रहा है।
लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं घटाना, क्योंकि आपको जस्ट 2 से पीछे चेक करनी है, यानी 1.9999 भी चेक करनी है। मतलब जो घटाने वाली वैल्यू आपकी जो h है ना, वो बहुत बहुत छोटी होनी चाहिए। मतलब 2 में से जो घट रहा है बेसिकली वो 0.000001 जैसा होना चाहिए, तभी तो बिल्कुल 2 के जस्ट पीछे चेक कर पाओगे, 2 के जस्ट पीछे चेक कर पाओगे। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि x तो वैसे 2 माइनस h है, लेकिन यहाँ पर जो h है ना वो लगभग किसको टेंड करना चाहिए, 0 को। एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 होगा तो यार x 2 हो जाएगा, कह रहे लेकिन लगभग ऐसा है जैसे 0 को अप्रोच कर रहा हूं, जैसे 0 को मतलब बहुत छोटा वैल्यू है, जैसे 2 माइनस में 0.00000000 है, तभी तो 1.999999 आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और क्यों भैया मैं इतना छोटा घटाना चाहता हूं वैल्यू, क्योंकि भैया मेरे को 2 पे कंटिन्यूटी को अगर चेक करना है तो 2 के जस्ट पीछे और जस्ट बाद में दिखना पड़ेगा। अगर मैं ज्यादा पीछे जाके चेक करूंगा तो वैल्यू डेफिनेटली डिफरेंट ही मिलेगी। अरे 2 के बहुत पीछे चला गया मैं अगर, तो अलग वैल्यू मिलेगी, 2 के जस्ट बाद थोड़ी बाद और अलग वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर हम बिल्कुल उसी पॉइंट्स पे हैं, 2 के बिल्कुल जस्ट पीछे और जस्ट बाद में, तो बहुत बड़ा वेरिएशन आपको मिलने वाला नहीं है। इवन हम यहाँ पर उस चीज को नेग्लेक्ट करके उसको मानते हैं कि वो बिल्कुल बराबर ही मिल रहा है। तो यहाँ पर समझना बच्चों, x टेन टू 2 माइनस का मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू है वो 2 माइनस h है, 2 में से कुछ कम है, और जो h है जो कम कर रहे हैं बेसिकली हम लगभग कितना है 10 to 0 है। सो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों इसको, मैं लिखूंगा लिमिट 2 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू बताओ कितना आएगा, 2 माइनस एच। क्या आएगा 2 माइनस एच, एक्स तो 2 माइनस एच है, जहां पर जो h है वो लगभग किसको टेंड करता है बोलो 0 को, क्योंकि अब फंक्शन पूरा h में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बोलो h में। चलिए कर दीजिए बच्चों, आंसर बताइए कितना आ रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 4 माइनस में 2h, h को रखिए 0, आंसर बोलो कितना आ गया 4। इस तरह अगर आप बिल्कुल पीछे चेक कर रहे हैं, 2 से थोड़ा सा पीछे चेक कर रहे हो तो वैल्यू लगभग कितना आएगा बोलो 4 आएगा। कितना आएगा बोलो, नहीं आया समझ। और जस्ट बात बताना जरा 2 प्लस पे, 2 प्लस पे मतलब बोलो क्या आएगा, तो मुझे बताओ 2 प्लस पे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, पहले बताओ 2 प्लस पे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर इस्तेमाल होगा तो आप यहां पर क्या बोलेंगे कि सर x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब होता है कि मैं चेक कर रहा हूं x 2 जमा सम h पे, और बिल्कुल जो मेरा h होना चाहिए वो बिल्कुल 10 to 0 होना चाहिए, ताकि मैं बिल्कुल 2.00001 पे चेक कर सकूं ना। सो मैंने बोला यहाँ पर कितना आएगा बोलो सब बच्चे, x की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस में h का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा h टेंड्स टू 0। अब या तो h इसी में पुट कर दो, या आपका दिल करता तो आप पूरा ओपन कर लीजिए, 4 प्लस में h स्क्वायर प्लस में कितना बोलो 4h, and limit h tends to 0, you will get 4 as answer. So अगर आपका LHL और RHL बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस दो पे भले ही फंक्शंस ने तो अपने अपने वैल्यू में, y ने तो वैल्यूज अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग उठाना शुरू करी, लेकिन दो के जस्ट पीछे और दो के जस्ट बाद सेम वैल्यू, ये इंडिकेशन दे रही है कि ग्राफ कंटिन्यूअस रहा है, ग्राफ में ब्रेक्स नहीं है। नहीं आया ना समझ है भाई सचिन? अच्छा कॉन्सेप्चुअली समझ में आया कि नहीं आया? करने वाला तो तरीका मैं आपको सिखा ही दूंगा, तो हर बच्चा सीख जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्चुअली सीख जाएंगे, ये वाला मेथड तो सीख ही जाओगे, जब 10 क्वेश्चन बना लोगे तो पता लग जाएगा हर बार यही करना है, 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस, हर बार यही प्रोसीजर लगाना है तो हो ही जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आई आप लोगों को, क्यों वो ऐसा करता है कि जिस पॉइंट पे फंक्शंस ने अपनी वैल्यूज को लेना चेंज करा है उसी के जस्ट पीछे और उसी के जस्ट बाद चेक करता है, क्योंकि उसी पे पीछे और जस्ट बाद अगर सेम वैल्यू मिल गया इसका मतलब ब्रेक नहीं आया है, और अगर अलग मिल गया तो बोलो क्या आया है, ब्रेक आया है। फाइनल समझो इसको, ठीक है? तो यहां पर क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पे बोलो क्या है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए, एक और क्वेश्चन कहां से लूंगा मैं, पीछे कराया वही ले लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन था, एफ एक्स था बच्चों x प्लस 2 और x स्क्वायर, और x था लेसर देन 4, x था ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्वांटिटी चेक करनी थी। बोलो कितने पे चेक करूंगा, 4 पे, 4 पे फोकस करो इधर। अब अगर मैं 4 पे चेक करूंगा एलएचएल, इसको भी देख लो एक बार फिर प्रैक्टिस करना, तो एलएचएल के लिए बोलूंगा 4 से जस्ट पीछे चेक करूंगा, 4 से जस्ट पीछे मैं एफएक्स का वैल्यू चेक करूंगा कि भैया एफएक्स क्या दे रहा है मुझे। तो मैंने बोला 4 से जस्ट पीछे कौन से फंक्शंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज आएंगी, 4 के जस्ट पीछे कौन से फंक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू आएंगे, x प्लस 2। अब मैंने कहा 4 माइनस का मतलब क्या होता है, x टेंड्स टू 4 माइनस का मतलब क्या होता है, कि x की वैल्यू 4 माइनस सम h है, लेकिन क्योंकि 4 के जस्ट पीछे रहना है मुझे, 3.99 जैसे रहना है, तो मैं बोलूंगा जहां पर ये h जो होगा ना वो बहुत छोटा होना चाहिए, लगभग 0 का बराबर करना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए, 0 को 0.0001 जैसा हो, तभी तो 4 में से जब उतना छोटा वैल्यू माइनस होगा तभी 3.99 जैसा आएगा। नहीं आ रहा, अरे क्या हो गया, बहुत मुश्किल लग गया ये, बड़ी आसान है, मैंने 11th में भी सिखाई ये चीज तुम लोगों को जो 11th में पढ़ रहे थे। तो कितना आएगा, x आएगा बच्चों 4 माइनस सम h, जल्दी तो नहीं हो रहा, प्लस 2, और यहां आ जाएगा h टेंड्स टू 0, h को 0 रखोगे तो बचेगा 4 जमा में 2, आंसर 6 ही आ रहा था,
और RHL क्या आएगा, 4 प्लस पे चेक करेंगे तो 4 प्लस पे वैल्यू किसके अकॉर्डिंग आएगी बोलो, एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग, मतलब 4 प्लस में h का होल स्क्वायर एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या मैं सही कह रहा हूं, नहीं आया समझ में वाला स्टेप। अगर कोई बोल रहा है x टेंड्स टू 4 प्लस, इसका मतलब बोलो क्या है, x का वैल्यू कितना है बोलो 4 जमा h, वेयर h टेंड्स टू बोलो क्या है 0 है। सो so, बोलेंगे भैया h टेंड टू 0 एंड x कैन बी रिप्लेस बाय 4 प्लस सम h ना, तो बोलो कितना आएगा बोलो, h को 0 यहीं रख सकते हो आप लोग, 16 आ जाएगा सीधा, ठीक है, या ओपन करके रख लो तो भी 16 आएगा। अब आप बोलोगे LHL बराबर RHL नहीं आ रहा है, LHL बराबर RHL अगर मतलब 4 से जस्ट पहले और 4 के जस्ट बाद वैल्यूज ही बदल गई है, इसका मतलब 4 पे एक सडन ब्रेक है, 4 पे एक सडन ब्रेक है, तो आप बोलोगे एपेक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज गोस टू 4। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है 4 पे तो बोलेंगे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। क्यों भाई, एक जगह पर भी अगर डिसकॉन्टिन्यूटी तो हम बोलेंगे उसको डिसकॉन्टिन्यूअस, क्या बोलेंगे उसको डिसकॉन्टिन्यूअस, हर जगह पर कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। नहीं आया ना समझ में। अब देखो पेपर में इतना झमेला कोई नहीं करने वाला, पेपर में सिर्फ ये करना है LHL और बोलो क्या RHL और निकाल देना आंसर, कहानी खत्म। करने को मैं डायरेक्ट वो भी करा सकता था आप लोगों को, बात तो वही थी, लेकिन अब तुम्हें टेक्निक समझ में, अगर कुछ बच्चों को आ गई तुमको एग्जैक्ट मतलब समझ में आएगा क्वांटिटी कहते कैसे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अंडरस्टैंडिंग बेस पे जाए तो भैया बात करनी जरूरी थी। और अगर सिर्फ जाओ कि भैया मेरे को तो क्वेश्चन बनाने से मतलब होता है सर, मेरे को उससे मतलब होता नहीं है, ठीक है बेटा इतना कर लो, क्या प्रॉब्लम है, नहीं आ रही बात समझ में, करोगे ट्राई क्वेश्चन तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि आपको नोट करने का तरीका जरूर आना चाहिए। फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ तो तुम्हें करने ट्राई, दिखाओ क्या कह रहा हूं मैं। ये नोट भी करिए ताकि आपको टेक्निक समझ में आएगी, नोट डाउन कैसे करना है इसको, ये बहुत जरूरी होता है। और फिर तुम्हें जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो ट्राई करो, पहले बिल्कुल बेसिक शुरू करेंगे आज, आज बेसिक क्वांटिटी सीखेंगे बिल्कुल। अब एक खुद ट्राई जो आप करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। और करने हैं, ये नहीं सोचना कि आगे सारे क्वेश्चंस को लिख के देखना है, प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी, फिर आएंगे उन क्वेश्चंस पे बढ़िया वाले पे। अब यही गलती करते हैं कि आपको लगता है कि अरे हो जाएगा, तो होता नहीं है बाद में। वो करो पांचों क्वेश्चन, ये भी करो वो भी करो। अरे कुछ आया समझ में नहीं आया इसको, पेंसिल को होगा इससे, बट क्या वो अपने आप पूछ लेगा, तो क्या उसका असिस्टेंट है,
बोर्ड पे नहीं तो क्वेश्चन दिया मैंने, क्वेश्चन करो, फालतू की बातें बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। तो चलिए गाइस एक बार फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। मुझे बताइए 6, 10, 11, 12, 13 में से कौन सा क्वेश्चन कराना है? कोई भी नहीं, सारे हो रहे होंगे ना, बिल्कुल डायरेक्ट है। करना क्या है उसमें, वही तो प्रोसेस चलाना है, या किसी बच्चे को करवाना है तो बताओ मैं करा दूंगा। बॉयज इधर, भाई नितिन कोई क्वेश्चन लग रहा है करवाने के लिए, ट्राई करने के लिए? गुनगुन करवाना है? सारे हो गए? तनिष्का पक्का? अगले में आऊं? अगला देखो क्या है, दिखाओ। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहे हैं, इसमें तीन तीन वो दिख रहे हैं, तीन तीन वो दिख रहे हैं, मतलब वैल्यूज पे फंक्शन चेंज हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7? देखिए एक बार, कहता है कि आपको क्वांटिटी चेक करनी है जब फंक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, इट इज मोड ऑफ x प्लस में 3, इट इज -2x और इट इज 6x प्लस 2 इफ x लेसर देन इक्वल टू -3, if x greater than -3 and lesser than 3 and if x is greater than 3। बच्चों बोर्ड पे आपको इसकी क्वांटिटी चेक करनी है। अच्छा एक बात है, इस फंक्शन ने अपने आप को क्या सिर्फ एक जगह बदला या दो जगह बदला? दो जगह बदला। कब कब? जब वो -3 से पीछे छोटी वैल्यू रखता है, -3 से छोटी मतलब -4, -5, -6, तो वो इसके अकॉर्डिंग आंसर करता है। -3 से जस्ट आगे और 3 से पीछे। बच्चों इंपॉर्टेंट है, पहले रीड करना सीखो। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए। वो कहना चाह रहा है कि जब जब x की वैल्यू -3 से छोटी होती है तो y gives value according to the mode of x plus 3 when the value of the x is in between -3 to 3, मतलब -3 के बाद लेकिन 3 तक वो वैल्यू इसके अकॉर्डिंग देता है, और 3 के बाद वो फिर दोबारा से वैल्यू इसके अकॉर्डिंग देता है। तो मुझे बताइए फंक्शन ने किन दो पॉइंट्स पे अपने आप को मतलब बदलने की कोशिश करी है? सो अगर आप लोग समझें तो एक बार -3 पे, बीच में 0 होता है, बाद में 3 होता है। सो एक बार -3 पे और एक बार बोलो किस पे? क्योंकि -3 से पहले वो किसी के अकॉर्डिंग बन रहा था, -3 के बाद किसी के अकॉर्डिंग, और 3 से पहले वो किसी एक चीज के अकॉर्डिंग चल रहा था, और 3 के बाद वो किसी और चीज के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे किन दो पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी को चेक कर लेना चाहिए? बोलो एक बार -3 पे और एक बार किस पे? बोलो 3 पे। नहीं आया समझ, क्योंकि यही वो दो पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन अपने वैल्यूज को मतलब किसी डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग तैयार करता है ना। वाई पहले इसके अकॉर्डिंग बन रहा था, अब इसके अकॉर्डिंग, तो देखना पड़ेगा ना कॉन्टिन्यूस रहा भी या बदल गया। नहीं आया बात समझ, है ना। सो करना क्या था, कुछ नहीं, आप बोर्ड पे ध्यान से समझिएगा, या मैं आपको ये वाली चीज को इस तरीके से बताऊं, अगर आपको लगता है तो मैं बता दूंगा कि ये -3 है, ये वाला 3 है, तो -3 से पहले फंक्शन में लूंगा किसके अकॉर्डिंग? बोलो मोड ऑफ x प्लस 3। -3 से लेके 3 के बीच में जो फंक्शन आएगा वो वैल्यूज किसके अकॉर्डिंग लेगा, और 3 के बाद के लिए फंक्शन किसके अकॉर्डिंग लेगा? बोलो। तो आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको अगर लिखना चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। फिर इससे थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। -3 से पहले इसके अकॉर्डिंग, -3 के बाद उसके अकॉर्डिंग, फिर 3 से पहले -2 के अकॉर्डिंग, 3 के बाद उसके अकॉर्डिंग। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो आपको दो जगह पे क्वांटिटी चेक करनी है। एक बार बोलो किस पे? -3 पे। चलो -3 पे LHL लिख के देखते हैं बच्चों एक बार। सो लिमिट x टेंड्स टू -3 -3 माइनस बच्चों +3 मत कर देना प्लीज, ठीक है? -3 माइनस के सर माइनस से माइनस कट गया, तो -3 माइनस का मतलब होता है कि -3 से जस्ट पीछे। अब -3 से जस्ट पीछे का मतलब क्या होता है अगर आप बोले तो? मतलब -3 से जस्ट पीछे जो वैल्यूज लाई करेंगे बेसिकली, है ना। नहीं आ रही बात समझ में? सो आप लोग यहाँ पर क्या बोलोगे? fx, और बोलो कितना बोलोगे? लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, तो -3 से जस्ट पहले कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा? बोलो मोड ऑफ x प्लस 3। ये समझ नहीं आया सर। -3 से जस्ट पीछे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा? ये वाला, और -3 के जस्ट बाद ये वाला इस्तेमाल होगा। एग्री और नॉट? तो मुझे बताओ जरा कैसे लिखूंगा मैं इस चीज को? मैं इसको लिखूंगा कि भैया x टेंड्स टू बोलो कितना है? -3 माइनस, जिसको बोला जाएगा -3 में से कुछ h घटा दो, और ये h होना चाहिए वो लगभग कितना होना चाहिए? बोलो 10 to 0। दिस इज फाइन। ये नहीं आ रहा समझ में? बोलो कितना आएगा? लिमिट h टेंड्स टू बोलो कितना? 0, और मोड में आ जाएगा बच्चों -3 माइनस का h प्लस का 3। अब बताओ h को रख दो 0, कितना आ जाएगा? h को रख दो 0, बोलो कितना आ जाएगा? -3 का मोड +3, और -3 का मोड बच्चों 3 हो जाएगा। 3 + 3 कितना आ जाएगा? बोलो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बोलो 6। अब मैं करूंगा RHL चेक। अब RHL बोलो कितना होगा? लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, -3 प्लस का मतलब -3 से बड़ा नंबर, जस्ट बाद वाला। तो जस्ट बाद वाला -3 से के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा? जरा बताओ, -3 से बड़े नंबर के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा? -2x। अरे नहीं आ रहा समझ में?
क्या हो गया? अब -3 प्लस का मतलब बताओ क्या है? -3 प्लस का मतलब क्या है बोलो? कि जो मेरा x का वैल्यू है वो -3 जमा सम कुछ है, जमा सम h है भाई, और जो h है वो लगभग किसको टेंड कर रहा होगा बोलो? 0 को। बहुत थोड़ा जोड़ना है उसके अंदर। तो मैंने बोला भैया x की जगह पे आ जाएगा -3 जमा में सम h, और यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। सो गाइस कितना बनेगा अगर आप ध्यान से देखें तो 6 माइनस का 2h बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 आप लोग रखेंगे बच्चों, आंसर आ जाएगा 6। और ये दिखाता है कि भैया -3 पे तो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर दे रहा है, इसका मतलब -3 पे तो फंक्शन कंटिन्यूस ही रहा है, भले ही उसने वैल्यूज चेंज करी अपनी, मतलब जिसके अकॉर्डिंग बन रहा था वो फंक्शन चेंज करा है, बट वो कंटिन्यूस है, बट वो कंटिन्यूस ऐसा हो सकता है बच्चों, है ना। सो उसके बाद बताओ किससे चेक करोगे बोलो? एट x इक्वल टू 3। चलो 3 पे क्या करेंगे बोलो सब बच्चे? LHL पहले किस पे बोलो? 3 माइनस पे। 3 माइनस पे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा? 3 से जस्ट पहले कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा? -2x। कौन सा होगा? तो बस दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया यार, और कुछ भी नहीं करा है। तो x टेंड्स टू 3 माइनस, x टेंड्स टू 3 माइनस, और 3 माइनस पे फंक्शन आएगा -2x गाइस। सो कितना आएगा? यहां बोलूंगा कि x टेंड्स टू 3 माइनस का मतलब है कि x का वैल्यू 3 माइनस सम h। देखना मैंने वीडियो चालू करा था, चालू है। 3 माइनस सम h, तो इसका मतलब आएगा लिमिट, यहां पर आ जाएगा h टेंड्स टू 0 रखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड -2 x की जगह पे आ जाएगा 3 माइनस h। मुश्किल लग रहा है क्या ये सब? बेहद आसान है यार। -2x ये +2h हो जाएगा, और ये यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, पुट करिए 0 मन सर ये -6 आ गया। RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, और 3 प्लस के लिए बताओ जरा कितना आएगा? 3 प्लस पे आएगा बच्चों 6x प्लस 2। अब आप लोग बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 टाइम्स ऑफ 3 प्लस में h प्लस में 2, मुझे बताओ कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 18 प्लस में 6x प्लस में 2, कितना हो जाएगा बोलो? 20। अब बताओ LHL RHL बराबर आ रहा है क्या? बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन -3 पे तो कंटिन्यूस रहा था, बट 3 पे जाके बोलो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस। और मैं आप लोगों को बताऊं, अगर ये MCQ में करना हो तो बहुत डायरेक्ट कर सकते हो, सीधा ना 3 ही रख के देख लेना, 3 एक बार उसमें रख लो, 3 एक बार इसमें रख लो, उससे -6 आ रहा है, इसमें 3 रख लो, कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, खत्म। उसमें 20, वो -6, डिसकंटिन्यूस है। अगर MCQ में तो ना किसमें कंटिन्यूस है किसमें नहीं है, सीधा भी रख सकते हो, लेकिन प्रोसेस अगर सब्जेक्टिव पेपर में करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा गाइस, और कोई तरीका नहीं है, उधर शॉर्टकट मार दो। क्लियर है? लो भाई इसमें रख दिया 3, इसमें रख दिया -3, इसमें रख दिया 3, खत्म कहानी। तब ऐसे ही करना है। करने का तरीका समझ में आया आप लोगों को? तो आप यहां पर क्या बोलोगे बच्चों? आप इसका फाइनल आंसर क्या करोगे जरा बताओगे? दैट fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। 3 पर बोलो वो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। समझ नहीं आया? पक्का? क्लियर है? मुश्किल लगा है अप्रोच बताओ जरा करने का? मेरे को लगता है बहुत आसान है यार, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं है ना। सो अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं कर रहा मैं, अब आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। देखो एक होमवर्क दे रहा हूं, जो ट्राई कर लेना आप लोग 14, 15, 16 कर लेना। 14, 15 और 16 बस। जो बीच का इक्का दुक्का छूटा हुआ है ना वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मोड वाले कैसे करने हैं, 14, 15, 16। लेकिन मेरा आज मेन मकसद था कि आपको क्वांटिटी का बेसिक्स बहुत अच्छे समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन तो बना लेंगे हम, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना जरूरी था। गाइस 1 मिनट का रिकैप है, कोई बच्चा शोर शराबा नहीं करेगा। कॉन्टिन्यूटी में आज आपको क्या बताया गया? तो मैंने ये कहा कि जब कभी ऐसी सिचुएशंस आपको मिलती है कि फंक्शन ना इतने से पहले तक इसके अकॉर्डिंग बन रहा था, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग बन रहा है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग बन रहा है, तो फंक्शन में ब्रेक्स आने के चांसेस है ना, सडन ब्रेक्स आने के चांसेस है कि वो पहले इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था, बाद में इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो हमें ब्रेक्स चेक करने और ब्रेक्स चेक कर सकते हैं या तो ग्राफिकली, या एक मैथमेटिकल तरीका है कि जिस भी पॉइंट पे उसने अपने फंक्शन को चेंज करा है हम उसके जस्ट पीछे और जस्ट बाद में उसका वैल्यू चेक करेंगे। अगर वो सेम आ गया तो इसका मतलब डेफिनेटली कंटिन्यूस रहा होगा, और अगर वो डिफरेंट आ गया इसका मतलब वहां पर बोलो क्या वो डिसकंटिन्यूस। बस यही चीज करनी थी, और मेरे को लगता है समझ में आ गई होगी, कंसेप्चुअली समझ में आ गई होगी। मेन है कंसेप्चुअली समझ में अगर आ जाता है तो फिर आप लोगों को क्वांटिटी का मतलब ही समझ में आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्लास थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस के पास जाएंगे हम लोग, अभी ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, इसी थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे उनको ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास। क्लियर होता है आज की क्लास का? तो बस इतना ही करेंगे आज, ठीक है।